हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो जो है आपका 70 में जो है 70 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या 20 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पर दिया जाएगा देखने को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को भी नहीं देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्या, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, यानी मेरी तिब्बत यात्रा जो है ये किसकी रचना है। कृति मतलब होता है रचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कौन, राहुल सांकृत्यायन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में है क्या, महादेव वर्मा। और ऑप्शन नंबर डी में है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए मेरी तिब्बत यात्रा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, हिंदी का प्रथम नाटक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सती प्रताप। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, कामना। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नहुस। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, कामायनी। तो देखिए हिंदी का प्रथम नाटक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप नहुस पर टिक करेंगे। किस पर, नहुस पर। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, गोपाल चंद्र गिरधरदास। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, गबन उपन्यास के लेखक हैं, यानी गबन जो है इसके लेखक कौन है, यानी इसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है निराला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, महादेव वर्मा। तो देखिए गबन जो रचना है, गबन मतलब ये जो गबन है ना, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र। और ये प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो उपन्यास उपन्यास सम्राट जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे किसको, प्रेमचंद्र को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है कमल का सिपाही किस विधा की रचना है, यानी कमल का सिपाही एक रचना है, इसकी विधा आपको बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नाटक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, निबंध। ठीक है, तो जो कमल का सिपाही जो रचना है ये एक उपन्यास विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नंबरिंग इसका मिस्टेक है, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले चौथा क्वेश्चन था, यहाँ भी मैंने 4 लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब नंबरिंग को थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है पथ के साथी किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, आत्मकथा दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेखाचित्र। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नाटक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पथ के साथी जो रचना है वो रचना किसकी है। तो ये रचना महादेव वर्मा की है, जो कि उन्होंने संस्मरण विधा में रचा है। ठीक है, यानी पथ के साथी किसकी रचना है, तो महादेव वर्मा की है। और अगर विधा पूछा गया तो संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, यानी शुक्ल युग की समय सीमा जो है वो कब से कब तक मानी जाती है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुक्ल युग की जो समय सीमा है, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने इस वाले क्वेश्चन को जरूर लिया होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए शुक्ल युग की जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है, 1919 से 1938 तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया गया है रामचंद्रिका के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केशवदास। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मैथिलीशरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रामचंद्रिका आपका रचना है उसके रचयिता हैं केशवदास, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, यानी कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार जो है वो हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, महादेव वर्मा की रचना है, यानी महादेव वर्मा की रचना है। इन चारों ऑप्शन में से एक जो रचना है वो महादेव वर्मा की है, बाकी जो है अलग किसी दूसरे कवि की है। जैसे कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है यहाँ पर गुंजन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है झरना, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है नीरजा दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो गीतिका दिया गया है। तो देखिए महादेव वर्मा की जो रचना है वो है नीरजा। ठीक है, और झरना एक जयशंकर प्रसाद की रचना, आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, यानी प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए गए यहाँ पर निराला, इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फिलहाल मैंने यहाँ पर केवल उनका शॉर्ट नेम ही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं ये आपके सच्चिदानंद ही हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है। अभी इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम नहीं को ध्यान नहीं रखते हैं और गलत ऑप्शन में टिक लगाकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है, यानी कृष्ण भक्ति शाखा कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी में यानी सेकंड में दिया गया है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सूरदास, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है कुतुबन। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यही आपके जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है दीप शिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शिवा बावनी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है साकेत है। तो देखिए महाकवि भूषण की जो रचना है वो है आपकी कौन, शिवा बावनी। अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1935 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1900 मतलब 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए उनका जो फर्स्ट प्रकाशन हुआ था, तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो प्रथम का मतलब प्रकाशित वर्ष हुआ था, कब हुआ था तो 1943 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार लिया है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केशव, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है मैत्री शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी है तो केशव दास की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा। यहाँ पर दिया गया चौराहा में कौन सा समास है। यहाँ पर देखिए समास आपसे पूछ रहा है, मैंने एक बार बताया था आपको, या फिर जब जब भी कभी आपको यहाँ पर समास से गिनती वाला मतलब पहला जो पद हो वो गिनती भी गिनाने वाला हो, जैसे यहाँ पर यहाँ बोला गया चौराहा, चौराहा का मतलब चौ यानी चार, चार राहों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पहला पद जो है संख्यावाचक है, यानी संख्या बताने वाला है, तो वहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक त्रिभुवन। अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा, द्विगु समास है। ठीक है, त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर समास नहीं पूछना चाहिए था इसको, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछना चाहता है उपसर्ग। ठीक है, क्या पूछना चाहता है तो उपसर्ग पूछना चाहता है, यानी यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है। आई होप आप सभी लोगों को उपसर्ग के बारे में पता होगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पीछे शब्द लिखा है शक्ति, और इसके आगे जुड़ा हुआ है क्या यथा, तो यथा ही यहाँ पर क्या हो गया उपसर्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपकी फर्स्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है यथा, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है,
तो प्रत्यय उपसर्ग ये दो टॉपिक हैं, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो उपसर्ग मैंने यहाँ पर बताया, अब यहाँ पर प्रत्यय समझ लीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। तो आई होप आप सभी लोगों को प्रत्यय भी पता होगा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के आदि में जुड़ते हैं। आदि का मतलब लास्ट में, अंतिम में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बड़प्पन यहाँ पर पीछे अगर आप देखोगे तो पन प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है, हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है पन। और पन जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये है। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, गाँव का तत्सम रूप है। यानी आपसे गाँव एक मतलब तद्भव दिया है वहाँ पर, और आपसे पूछा है तत्सम, ठीक है। तत्सम ये शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से कन्वर्ट होकर हिंदी में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है चर्म दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी में दिया गया है ग्राम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में है त्वरित है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या घृत है। तो देखिए गांव को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, तत्सम, यानी उसका हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है हंस का समानार्थी है। समानार्थी का मतलब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, आप इस बात को समझें। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हंस का समानार्थी है यानी पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मानसौकस, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है घोड़ा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लोचन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है रात्रि। तो हंस का जो समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मानसौकस, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट दिया गया है ए वाला दिया है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन उठाया गया है संधि से, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक संधि से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसमें पूछा जा रहा है प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो संधि पहचानने के लिए देखिए इसमें होगा क्या, जब भी आपको बीच में शब्द अधूरा दिखाई दे, यानी कि बीच में शब्द मतलब कि ये कोई वाक्य मतलब ये शब्द जैसे यहाँ पर, और इसके शब्द में यहाँ पर कोई अधूरा अक्षर है, जैसे यहाँ पर त देखा जाए तो प्रत्येक में प्र और तेक, आधा यहाँ पर त लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको दो संधि आपको पढ़ने पड़ेंगे कक्षा 10 में, एक यड़ संधि हो जाएगा और एक हो जाएगा वृद्धि संधि। दो संधि आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें जड़ संधि पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, उसमें शब्द जो है अधूरे होते हैं तो आप इसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां, और इस मतलब जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और उनमें ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20-20 क्वेश्चन ही आना है, तो 20-20 का हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं, यानी सोरठा सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सोरठा के बारे में, ये छंद है, ठीक है। और उसका परिभाषा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी इसका आंसर जो है बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सोरठा के प्रथम एवं द्वितीय चरण में, प्रथम एवं तृतीय चरण में जो होता है वो होता है कितना कितना मात्रा है, 11-11 होता है, और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम एवं तृतीय चरण में तो कितनी कितनी मात्राएं होंगी, तो 11-11, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले थे मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे गद्यांश और पद्यांश के बारे में और महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है पहला गद्यांश, और ये गद्यांश हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में आपके, आप सभी लोग को पता ही होगा। और ये इस साल आएगा 6 नंबर का आएगा, पिछले साल भी छः नंबर का था। तो ये आपका गद्यांश है। सबसे पहले इसमें समझना होता है कि इसमें हमें कुछ दिया है, ये किस पार्ट का है, बस ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा गद्यांश मैंने यहाँ पर लिया है। इसके बाद मैं और गद्यांश बताऊँगा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा गद्यांश है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वच्छ अमृत तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में, ठीक है, अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने, ठीक है, जमाने के हजारों थपेड़ों को बर तो यहाँ बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो ये इस तरीके का आपका कुछ ये गद्यांश है। गद्यांश इतना देने के बाद यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन,
ये दूसरा और ये तीसरा। पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ऐसा पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा रेखांकन अंश की व्याख्या, नहीं जितने भी लाइन में रेखा यहाँ पर लगा हुआ है उस अंश की व्याख्या करना है। और तीसरे क्वेश्चन में इसी गद्यांश से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए हैं, ऐसा। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको देगा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उत्तर में लिखना होगा पॉइंट नंबर पहला, यानी प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है संदर्भ, हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है। पहले आपको उत्तर लिखना होगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्योंकि पहला क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं और है कि इसमें हमें देना है संदर्भ। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है संदर्भ देना है, तो संदर्भ हेडिंग करके उसमें लिखना क्या है, लिखना है प्रस्तुत, ये नीली पेन से लिखना है, और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को काले रंग से पेन से लिखना होगा और ब्रैकेट में लिख देना होगा। ब्रैकेट का मतलब ये वाले चिन्ह के। ठीक है, तो लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पर देखिए जो लेखक है इसके, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। तो इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ से जो है 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो संदर्भ होता है वो 2 नंबर का होता है, बाकी इसका अनुवाद जो करेंगे मतलब व्याख्या करेंगे वो 3 नंबर का आपका वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 3 4 नंबर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रेखांकन की व्याख्या। तो अब पॉइंट नंबर दूसरा करेंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर दूसरे में ही रेखांकन की व्याख्या की यहाँ पर बात किया था उसने। तो उसमें हमको लिखना होगा भारतीय संस्कृति रूपी, ठीक है, विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान, ठीक है, प्रवाहित होता रहता है। इन जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय, ठीक है, यहाँ से समझिएगा, भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न, यानी लेखक मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में वह अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों को प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत, ठीक है, विस्तृत रूप ही सनातन धर्म और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा की, ठीक है, तथा परंपरा भी है। तथापि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं सका। ठीक है, तो इतना आपको जो है रेखांकन की व्याख्या में लिखना होगा। अब पॉइंट नंबर करना होगा तीसरा, और पॉइंट नंबर तीसरे में जो एक क्वेश्चन पूछा था उसका हम लोग उत्तर वहाँ पे देने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर तीसरे में क्या पूछा था, जो आप क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर तीसरा में कि हमारा जो जीवन है वो किस पर आधारित है, तो हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हैं, बस इतना लिख देना होगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं पद्यांश के बारे में, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश 2 क्वेश्चन आपको आने पता ही है। एक क्वेश्चन आता है गद्यांश से और एक क्वेश्चन आता है पद्यांश से। 2 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पर, और दोनों जो होते हैं वो 6-6 नंबर के होते हैं, यानी 6-6 नंबर आपको देख कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पद्यांश लिखा है चरण कमल बंदौ हरिराय, जाकी कृपा पंग गिरि लघव अंधे को सब कुछ दर्शाए। ठीक है, वहिरे सुने गूंगा पुनि बोले, रंक चले सिर छल धराए, और सूरदास स्वामी करुणामय, ठीक है, बार बार बंदो तिह पाए। ये एक पद्यांश में है, अच्छा पद्यांश है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोलता है, संदर्भ लिखना होता है। इसका संदर्भ में क्या करना पड़ता है, बस जैसे आपने गद्यांश का संदर्भ लिखा वैसे ही पद्यांश का होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। बस देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रस्तुत पद्यांश। अब उसमें क्या लिखा था, प्रस्तुत गद्यांश लिखा था। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक, ठीक है, पाठ से अवतरित है। इसके लेखक श्री सूरदास हैं, बस इतना लिख देना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पर व्याख्या आपको हेडिंग करना होगा, और व्याख्या मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया है जो भी कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है,
इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, ऐसा सूरदास जी का कहना है। इन चरणों की अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है किसी द्रविड़ व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर, ठीक है, राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना बार बार करता हूँ। इतना आपको इसका व्याख्या में लिख देना होगा। बस आपके यहाँ से जो है 6 में 6 नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको 5 नंबर जरूर यहाँ से मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक भी आने हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका महत्वपूर्ण श्लोक। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो श्लोक आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ पर आप ट्रिपल स्टार मार लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सॉरी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये आपका एक श्लोक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, जिसमें से 2 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं संदर्भ लिखने के लिए। संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से अवतरित है। इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर जो है मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है इसका अनुवाद भी करना है, तो अनुवाद हेडिंग करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका मतलब ये हुआ कि सब सुखी हों। ठीक है, अगला स्टेप बोल रहा है सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सब रोग रहित हों। ठीक है, अगला स्टेप क्या बोल रहा है, अगला लाइन सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ठीक है, यानी कि ये आप बोल सकते हो अर्थात सभी का कल्याण हो। समझ रहे हैं इस बात को? और यहाँ बोल रहा है फिर माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। बस ये छोटा सा लाइन है, बस आप तो इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हो। आई होप आप सभी लोग को वीडियो में देखते देखते ही याद हो गया होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग करेंगे तो आपके अच्छे नंबर वहाँ पे जो आपके हिंदी में अच्छे नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने इतना ही क्वेश्चन लाया है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।